हेलो मित्रों एंड मित्राणियों, आज के लेक्चर में हम लोग लाग्रांजेस मेथड को फिर से कंटिन्यू करेंगे क्योंकि मुझे पता है कि हो सकता है कि थोड़ा बहुत कंफ्यूजन डाउट वगैरह हो रहा होगा। तो इसको हम लोग डील कर रहे हैं लाग्रांजेस मेथड पार्ट 2 में। आई होप इस लेक्चर के बाद आपको लाग्रांजेस मेथड का पूरा कॉन्सेप्ट हो जाएगा क्लियर। इसको हम थोड़ा और अच्छे तरीके से आपको बताने की कोशिश करते हैं। जो प्रीवियस वाला लेक्चर है वो भी सफिशिएंट है, आप उस तरह से बना सकते हो, लेकिन थोड़ा बहुत अगर कंफ्यूजन होगा तो इस लेक्चर को देखने के बाद आपका हो जाएगा पूरा सॉल्यूशन क्लियर। देखो यहाँ पे लाग्रांजेस किसके लिए यूज करेंगे? लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए यूज करना है। वर्किंग रूल इसको इस तरह से याद रखो। पहले मैं हट जाता हूँ, इसको पहले अच्छे से नोट करो। क्या लिखा हुआ है? नंबर 1 देखो, राइट द लाग्रांजेस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म PP प्लस QQ इज इक्वल टू R। ये अब आपको देख करके काफी अच्छी तरह से पता हो जाना चाहिए कि स्मॉल p मतलब क्या है। बोलो बउआ, स्मॉल p मतलब अगर z कोई फंक्शन है, z इज सम फंक्शन, यहाँ पे एज्यूम करके रखें हम z इज सम फंक्शन ऑफ x और y। ठीक, अगर ऐसी बात है तो आप z का डेरिवेटिव अगर x के रिस्पेक्ट में फाइंड करते हो तो इसको हम लोग p बोलेंगे, और z का डेरिवेटिव अब y के रिस्पेक्ट में फॉर्म करते हो तो इसको हम लोग q बोलेंगे। ठीक है, कैपिटल भी पता है, p का कोफिशिएंट, कैपिटल Q पता है, q का कोफिशिएंट, और r तो RHS में है। ठीक, वेरी गुड। फाइंड द वैल्यूज ऑफ p, q एंड r। क्या करना है आपको? कंपेयर करके कोफिशिएंट्स पता करने हैं। p का कोफिशिएंट, q का कोफिशिएंट, r का कोफिशिएंट पता करने के बाद आपको फाइंड करना है द वैल्यूज ऑफ p, q एंड r। ये तो कर लिया। फाइंड ऑक्सिलरी या फिर सब्सिडियरी इक्वेशंस, इसी का नाम क्या दिया गया है? लाग्रांजेस ऑक्सिलरी या फिर लाग्रांजेस सब्सिडियरी इक्वेशंस। ठीक है, तो ये लिखा dx डिवाइडेड बाय जो p के साथ में होगा वो इक्वल टू dy डिवाइडेड बाय जो स्मॉल q के साथ में होगा वो इक्वल टू dz डिवाइडेड बाय जो RHS में होगा वो r। बन गया एक इक्वेशन। पहला इक्वेशन जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, सेकेंड वाला जो आपने ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाया है। अगला स्टेप, सॉल्व द ऑक्सिलरी इक्वेशंस। अब सवाल यही उठता है कि हम लोग ऑक्सिलरी इक्वेशंस लाग्रांजेस मेथड में बना देते हैं। अब इसको सॉल्व करने से एक ब्रेन मैपिंग आपका करना जरूरी है। टोटल 4 मेथड्स। पहला मेथड है कि ग्रुपिंग मेथड या फिर वेरिएबल सेपरेबल मेथड आप बोल सकते हो। सिंपल 2 रेशियोज को उठा लिया, सेट ऑफ 2 रेशियोज उठा लिया, एक साथ ग्रुप करके फिर इंटीग्रेट कर दिया। मेकिंग इंटीग्रेबल पेयर्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग ऑक्सिलरी इक्वेशन। जो आपने ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाया है इसी से कुछ ना कुछ हो सकता है कि इसका पेयर उठा लें, हो सकता है कि ये वाला पेयर उठा लें, हो सकता है कि ये वाला पेयर उठा लें। इसी 3 पेयर में से कोई ना कोई आप 2 उठा सकते हो और उसको फिर आप उसको सॉल्व कर सकते हो। कुछ नया बनाने का यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो उसी को बोला जाता है ग्रुपिंग मेथड या फिर वेरिएबल सेपरेशन मेथड। अगला स्टेप, मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स। ये भी हम बताएं आपको कि लाग्रांजेस मल्टीप्लायर हम लोग को LMN सेलेक्ट करने पड़ते हैं, जिससे हम लोग एक और रेशियो डेवलप करते हैं। टोटल 3 थे, एक चौथा रेशियो और आ जाता है, उसको बोला जाता है मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स। सो मेकिंग न्यू रेशियोज इन ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो यहाँ पे जो आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन है, मेथड ऑफ मल्टीप्लायर से क्या करते हैं? इज इक्वल टू समथिंग बाय समथिंग। अब वो क्या होता है समथिंग बाय समथिंग? L को इससे मल्टीप्लाई, M को इससे मल्टीप्लाई, N को इससे मल्टीप्लाई करके ऐड। यहाँ पे भी LM LP प्लस MQ प्लस NR मल्टीप्लाई करके ऐड। ठीक, कॉम्बिनेशन ऑफ 1 एंड 2। लास्ट लेक्चर में हम लोग कॉम्बिनेशन भी किए थे कि एक सेट हम लोग इसका पकड़े थे, एक सेट मल्टीप्लायर से उठाए थे, फिर सॉल्व किए थे। तो हो सकता है कि कभी कभी आपको क्वेश्चन में सिर्फ ऊपर वाले मेथड से काम चल जाए, हो सकता है कभी कभी मेथड ऑफ मल्टीप्लायर से काम चल जाए, हो सकता है कभी कभी आपको इस और इस 2 मेथड्स का कॉम्बिनेशन लेना पड़े। तो वही लिखा है कॉम्बिनेशन ऑफ 1 एंड 2। और लास्ट मेथड है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। यही टोटल पॉसिबल मेथड्स हो सकते हैं लाग्रांजेस मेथड और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, एक एक करके आगे बढ़ते हैं। फाइंड 2 इंडिपेंडेंट इंटीग्रल्स यूजिंग एनी मेथड ऑफ स्टेप 4। क्या करना है? फाइंड 2 इंडिपेंडेंट इंटीग्रल्स यूजिंग एनी मेथड ऑफ स्टेप 4। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है। तो आपको क्या करना है? फाइंड 2 इंडिपेंडेंट इंटीग्रल्स, 2 इंडिपेंडेंट इंटीग्रल्स उठाने हैं
यूजिंग एनी मेथड ऑफ स्टेप 4। ठीक है, तो ये स्टेप 4 में कोई भी बहुत सारे मेथड्स हैं, तो आपको ऑक्सिलरी इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो इसमें से आप कोई भी मेथड ला करके आप उसको सॉल्व कर सकते हो, और 2 इंडिपेंडेंट इंटीग्रल्स आपको उठाने हैं इस वाले स्टेप से। ठीक है, अब देखो, लेट स्मॉल u इज इक्वल टू स्मॉल a एंड स्मॉल v इज इक्वल टू स्मॉल b आर 2 सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन इक्वेशन 1। मान लेते हैं u और v जो है ये कुछ सॉल्यूशंस मिला हमको इक्वेशन नंबर 1 का। तो u एंड v फंक्शंस ऑफ x, y एंड z a b आर इंटीग्रेशन कांस्टेंट। f ऑफ u v इज इक्वल टू 0, या फिर आप लिख सकते हो u इज सम फंक्शन ऑफ v, या फिर आप लिख सकते हो v इज सम फंक्शन ऑफ u। तो आप सॉल्यूशन 3 अलग अलग तरीके से शो कर सकते हो। आपको बस u और v पता करने हैं। u पता चल गया, v पता चल गया, तो इसको यहां पुट कर दो और उसको डायरेक्ट लिख सकते हो f ऑफ u v इज इक्वल टू 0, या फिर u को लिख सकते हो v के टर्म्स में, तो u इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ v, या फिर v को लिख सकते हो u के टर्म्स में, तो v इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ u। क्लियर है? चलो एग्जाम्पल से सॉल्व करते हैं, समझ में आ जाएगा आपको। आपको बोला है कि सॉल्व करिए, इसको क्वेश्चन देखो, नोट करो और इसका सॉल्यूशन अच्छे से फोकस करके देखो क्या लिखा हुआ है। सॉल्व xp प्लस वाई क्यू इज इक्वल टू 3z, इसको सॉल्व करना है। तो आपको देख के लग रहा है कि जब आप कंपेयर करोगे तो p का कोफिशिएंट है x, q का कोफिशिएंट है y, और z तो RHS में जो कुछ भी है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगा, dx डिवाइडेड बाय जो p के साथ में था क्या है x, तो यहाँ पे x आया, फिर इक्वल टू dy डिवाइडेड बाय जो q के साथ में है y, तो y आ गया, इज इक्वल टू dz डिवाइडेड बाय जो RHS में है वो ये हो गया। यहाँ पे मेरे को काफ़ी अच्छी तरह से दिख रहा है कि एक बार पेयर हम ये उठाते हैं x और y, और दूसरा बार पेयर हम ये उठाते हैं y और z। तो यहाँ से क्या मिला, दोनों को इंटीग्रेट करेंगे, 1/x का इंटीग्रेशन ln x, 1/y का इंटीग्रेशन ln y, और एक कांस्टेंट ऐड करना है तो उसको लॉगरिथम के टर्म्स में कर दिया सुविधा के लिए। तो यहाँ से हम x इज इक्वल टू वाई सी लिख सकते हैं, x बाय वाई इज इक्वल टू c1 कर सकते हैं। तो सम कांस्टेंट इज इक्वल टू जाए ना, तो ये जो चीज आया क्या, ये u निकल गया मेरा x बाय वाई। लास्ट लेक्चर में इसको हम फाई और साई लेकर के पढ़ाए थे। तो अलग अलग टेक्स्ट बुक्स में अलग अलग अप्रोच दिया हुआ है, हम सारा पॉसिबल केसेस आपको बता दे रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि सर आपने तो फाई साई बताया था, किताब में तो यूवी के टर्म्स में दिया है, या फिर सर आपने यूवी बताया था, किताब में तो फाई साई के टर्म्स में दिया है। तो आप हर चीज़ों से आप फेमिलियर रहो कि करना क्या है। ठीक है, तो मिल गया ना एक फंक्शन, इस फंक्शन को हम या तो फाई बोल सकते हो या तो फिर यू बोल सकते हो। तो यू हम बोल दिए, ठीक, u इज इक्वल टू एक्स बाई वाई। उसी तरह से इस दोनों का पेयर से हम लोग को क्या मिला, इंटीग्रेट करो, 1/y का इंटीग्रेशन क्या होगा ln y, 1/3z का इंटीग्रेशन 1/3 ln z, एक कांस्टेंट ln c2 कर दिया यहाँ पे। फिर यह क्या हो जाएगा, ln y इज इक्वल टू ln z टू द पावर ऑफ 1/3 c2, y इज इक्वल टू z टू द पावर ऑफ 1/3 c2, y बाई z टू द पावर ऑफ 1/3 c2 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। तो यहाँ से आप v को क्या लिख सकते हो, ये वाला फंक्शन। अब दोनों साइड आप क्यूब कर दोगे क्योंकि ये कांस्टेंट है ना, तो इधर भी क्यूब कर दो, इधर भी क्यूब कर दो। c2 का क्यूब क्या होगा, ये कुछ और कांस्टेंट दे देगा। तो ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है रेडिकल, इसको हमको नहीं चाहिए, सिंपल रखना चाहते हैं, तो इधर भी क्यूब कर देते हैं, इधर भी क्यूब कर देते हैं। जब आप करोगे तो क्या मिलेगा, वाई क्यूब बाई जेड, सिंपल सा चीज़। क्यूब से ये कट जाएगा और वाई का क्यूब हो जाएगा। तो आप ये लिख सकते हो, आप ये भी रख सकते हो, कोई दिक्कत उसमें है नहीं हालांकि, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए मैंने ये भी कर लिया। तो मुझे ये भी पता चल गया कि v क्या मिल गया है मुझे, वाई क्यूब डिवाइडेड बाई जेड। तो हम इसमें बोल सकते हैं v इज इक्वल टू वाई क्यूब डिवाइडेड बाई जेड। अब सॉल्यूशन क्या है, आप जानते हो सॉल्यूशन क्या होता है, f ऑफ u कॉमा v, ये निकालना है हमें। तो आप क्या कर सकते हो, इसको या तो x बाई, इसको आप लिख सकते हो, या फिर आप क्या लिख सकते हो, x बाई वाई इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ y बाई वाई क्यूब बाई जेड, या फिर y बाई जेड क्यूब सम फंक्शन ऑफ f ऑफ सम फंक्शन ऑफ x बाई वाई। तो चाहे इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हो, यहाँ पे इक्वल टू 0 होगा, या तो इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हो, ऐसे लिख के छोड़ सकते हो, या तो ऐसे लिख सकते हो, या तो ऐसे लिख सकते हो, आपकी जो मर्जी है आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो हो गया इसको सॉल्यूशन। नोट करने वाली ये बात है कि एग्जिस्टिंग ऑक्सिलरी इक्वेशन जो है आपका वो क्या है, dx बाई पी
इज इक्वल टू dy बाई क्यू इज इक्वल टू dz बाई आर, ये तो याद रहेगा आपको। इसको एक 3 पेयर्स बन सकते हैं, या तो xy का पेयर बन सकता है, या तो yz का पेयर बन सकता है, या फिर xz का पेयर बन सकता है। समझ में आया? केस 1 कि ऑल 3 पेयर्स आर इंटीग्रेबल। एक पहला केस हो सकता है कि आपने एक ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाया और इसमें हो सकता है कि ठीक है चलो ये वाला पेयर भी इंटीग्रेबल हो रहा है, ये वाला पेयर भी इंटीग्रेबल हो रहा है, और ये वाला पेयर भी इंटीग्रेबल हो रहा है, मतलब आप इजीली इंटीग्रेट कर पा रहे हो। तो अगर आप तीनों पेयर को इजीली इंटीग्रेट कर पा रहे हो तो कोई भी 2 चुन लो, कोई भी 2 चुन लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर पहला केस में क्या बोला कि केस 1 कि ऑल 3 पेयर्स अगर आपका इंटीग्रेबल है तो कोई भी आप 2 पेयर पिक कर। केस 2 में 2 पेयर्स इंटीग्रेबल, अगर आपका मैक्सिमम 2 पेयर्स इंटीग्रेबल है, तीसरा पेयर भले ही इंटीग्रेबल ना हो तो फिर आपका कुछ जाता नहीं, क्योंकि आपको तो 2 ही पेयर चाहिए, तो बस वही उसी दोनों को चुन लो जिसको आप इंटीग्रेट कर सकते हो। अच्छी बात है। केस 3 ये इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम क्वेश्चंस इसके फंसेंगे। ये लिखो इंपॉर्टेंट केस है ये, यहां से इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहां पे आपको इंटीग्रेबल पेयर्स नहीं मिलेंगे, आपको कुछ करना पड़ेगा। 1 पेयर इंटीग्रेबल मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही पेयर को आप इंटीग्रेट कर सकते हो, मतलब इंटीग्रेट करके सिर्फ आपको एक ही फंक्शन आ सकता है, या तो u या फिर फाई बोलो, v और साई आपको नहीं आएगा। तब क्या करना है, देन पिक दैट वन, पहला तो वो पिक कर लो, उसके बाद अप्लाई मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स वंस टू हैव न्यू रेशियो। तो यहां पे अगर सिर्फ एक पेयर आपका इंटीग्रेबल है तो तब हम लगाएंगे क्या, मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स, तब हम लगा लेंगे। ठीक है, ठीक। और मेथड ऑफ मल्टीप्लायर से मैंने आपको सिखा दिया कि कैसे क्या करते हैं। एक नया रेशियो डेवलप करो फिर उसको सॉल्व कर दो। फिर अगला क्या है, नो पेयर इंटीग्रेबल। इस वाले में ये भी इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि कोई भी ऐसा पेयर नहीं होगा जिसको आप इजिली इंटीग्रेट कर पा रहे हो। वैसे केस में देन अप्लाई मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स ट्वाइस टू हैव 2 न्यू रेशियोज। यहां पे देखो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको मिनिमम 2 पेयर होने चाहिए जिसको आप इजिली इंटीग्रेट कर पा रहे हो। तो अगर पहला केस जिसमें आपके 3 पेयर्स इंटीग्रेबल हैं तो कोई दिक्कत नहीं, कोई बात ही नहीं है, कोई भी 2 चुन लो। अगर सेकंड केस में मैक्सिमम 2 पेयर आपका इंटीग्रेबल है तो भी आपका कोई टेंशन नहीं, क्योंकि आपको 2 पेयर ऑलरेडी अवेलेबल है। थर्ड केस जब एक पेयर इंटीग्रेबल हो और कोई पेयर इंटीग्रेबल ना हो तो एक पेयर जो हमको दिया हुआ है ऑक्सिलरी इक्वेशन से तो मिला ही, साथ ही एक बार मेथड ऑफ मल्टीप्लायर लगा करके एक एक्स्ट्रा पेयर बनाएंगे तो मेरे पास फिर से 2 पेयर बन गए। लास्ट केस जिसमें कोई भी पेयर आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन वाला इंटीग्रेबल नहीं है, वहां पे आपको लैग्रेंजेस मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स 2 बार लगाने हैं जिससे आपका 2 पेयर मिल जाएगा, फिर उसको आप सॉल्व करोगे। पूरी कहानी क्लियर हो गई? वेरी गुड। यह होने के बाद चलो एग्जाम्पल भी देखते हैं, आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या, y² z बाय x इंटू पी प्लस xz(q) इज इक्वल टू y²। ठीक है, तो यहां पे क्या बोला कि y² z बाय x इंटू पी प्लस xz इंटू क्यू इज इक्वल टू y²। इसको आप आइडेंटिफाई करो, इसमें क्या दिया हुआ है, इसको आप आइडेंटिफाई करो कि यहां पे कैपिटल P क्या दिया हुआ है, ये कैपिटल Q दिया हुआ है ये, और R दिया हुआ है ये। तो इस तरह से थोड़ा सा सजा के लिखा, अच्छी बात है। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाया, कैसे बनाएंगे, dx डिवाइडेड बाय जो P के साथ में उसको इक्वल टू dy डिवाइडेड बाय जो Q के साथ में उसको, dz डिवाइडेड बाय जो RHS में है उसको कर दिया यहाँ पे। अब सुनो, यहाँ पे जैसे आपने इंटीग्रेबल बना लिया ना तो यहीं पे आपका खेला शुरू होता है। अब यहीं से आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये केस 1 का प्रॉब्लम है, केस 2 का प्रॉब्लम है, केस 3 का प्रॉब्लम है, केस 4 का प्रॉब्लम है। केस 1 मतलब जिसमें आपके सारे पेयर्स इंटीग्रेबल होंगे। तो चेक करते हैं। एक बार ये पेयर उठाया मैंने, dx बाय y² z x dy बाय x z जो कुछ भी है काटा छाटा, और फाइनली dx डिवाइडेड बाय y² z बाय ये, अच्छा ठीक है, ये वाला पेयर उठाया और उसके बाद फिर ये वाला पेयर उठाया। तो इस वाले पेयर में बात करते हैं कि जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा, dx डिवाइडेड बाय ये, तो यहां से z और z हो रहा है कैंसिल, x² चला गया इधर और इसको ऊपर भेज दो और y² को इधर भेज दो। दिख रहा है,
इसको ऊपर भेजोगे तो x आएगा, x को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर डी एक्स मिल गया, इक्वल टू वाई स्क्वायर डी वाई है। तो वाई स्क्वायर डी वाई को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0। क्लियर है। अब दोनों साइड आप इंटीग्रेट कर दीजिए। जब इसका आप इंटीग्रेशन करोगे एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में तो मिलेगा एक्स क्यूब बाई 3 माइनस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे तो हो जाएगा वाई क्यूब बाई 3 और राइट हैंड साइड में आपका कोई कांस्टेंट मान लेते हैं c1। ठीक, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बाई 3 इज इक्वल टू c1 हो गया। तो यहां से आपको पता है कि c1 इज इक्वल टू समथिंग लिखना होता है ना। ठीक है, अच्छी बात है, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप थोड़ा और मॉडिफाई करके, ये भी कोई कांस्टेंट है ना, तो आपको नहीं चाहिए मांगता कोई कांस्टेंट, आप 3c1 भी लिख सकते हो। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3c1। अच्छी बात है, ये भी तो कोई कांस्टेंट ही हुआ, तो इसको कोई हम और कांस्टेंट मान लेते हैं। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, मान लेते हैं सम कांस्टेंट कैपिटल C है। तो कांस्टेंट इज इक्वल टू जो कुछ भी फंक्शंस रहता है उसी को तो u बोलते हैं। तो हो सकता है कि आपकी मर्जी हो कि आप u को ये मानना चाहें, या आपकी मर्जी हो कि आप u को ये मानना चाहें, तो आपकी मर्जी है। मैंने सिंप्लीफाई कॉन्स्टेंट्स को भगा दिया है, सिर्फ इसको u मान करके। फाइनली आप इसको भी मान सकते हो ना, फाइनल में मैंने इसको 3 भगा दिया क्योंकि 3 आपको कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो एक अनदर कांस्टेंट दे देगा। ठीक, तो ये आपका पहला मिल गया। अगला क्या है, अगला ये है कि इस दोनों को आप उठा लो, dx डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर जेड बाई एक्स इज इक्वल टू डी जेड बाई वाई स्क्वायर। हमको काफ़ी आसानी से दिख रहा है कि यहाँ से वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर हो जा रहा है कैंसिल, x चला जाएगा ऊपर और z चला जाएगा इधर। सो इंटीग्रेशन x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन z dz। तो इसका इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाय 2, इसका इंटीग्रेशन होता है जेड स्क्वायर बाय 2, इधर लेके आ जाओ तो माइनस हो जाएगा और कोई कांस्टेंट c2 है। इसको जब आप करोगे तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बाय 2। आपको रखने की मर्जी है तो ठीक है, आप इसको v को आप ये मान सकते हो सकता है कि आपको अच्छा नहीं लग रहा हो, कांस्टेंट को इधर भगा दो, कोई और कांस्टेंट मान लो, और v को आप मान सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, बस। तो वो भी आंसर आपका सही है। तो आपको u पता चल गया है, आपको v पता चल गया है, तो क्या लिखते हो, एफ ऑफ u कॉमा v इज इक्वल टू 0। जैसे मैंने बताया कि आपको रखने का मन है तो यहाँ पे आप 3 रख सकते हो, इधर आप 2 रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको नहीं रखने का मन है, कांस्टेंट ही है ना, तो आप भगा भी सकते हो, तो इसलिए आप गायब भी कर सकते हो। तो सिर्फ क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब कॉमा एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0, वो भी सही है। ठीक है, तो इसमें हम लोग को कौन सा केस का मिला है प्रॉब्लम, इसमें मिला है हमको ऐसा प्रॉब्लम जिसमें तीनों के तीनों पेयर्स आपके इंटीग्रेबल थे, जिसमें से कोई भी 2 मैंने उठा लिया। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन नोट करिए। अगला क्वेश्चन आपके पास वाई स्क्वायर पी माइनस एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू एक्स इंटू जेड माइनस 2y। तो यहाँ पे p के साथ में है वाई स्क्वायर, q के साथ में है माइनस एक्स वाई, और RHS में तो ये है dx के बाई क्या लिखते हैं, जो p के साथ में होता है उसको यहाँ पे लिखते हैं, dy डिवाइडेड बाई जो q के साथ में होता है यहाँ पे लिखते हैं, और dz डिवाइडेड बाई जो RHS में होता है उसको यहाँ पे लिखते हैं। क्लियर। अब क्या उठाना है, अब आपको पेयर्स बनाने हैं, आपको इसका पेयर बना सकते हो, इसका पेयर बना सकते हो, और इसका बना सकते हो। तो क्या किया, dx डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू dy डिवाइडेड बाय माइनस एक्स वाई। ये करके देखते हैं कि क्या होता है। जब आप इसको आप करके देखोगे तो आपको दिख रहा है कि वाई स्क्वायर का एक y और y कैंसिल हो जा रहा है, माइनस एक्स मल्टीप्लाई हो गया इधर माइनस एक्स डी एक्स, और इज इक्वल टू वाई डी वाई हो गया। अब यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाय 2 प्लस c1 हो गया। इसको इधर भगा दोगे या फिर उसको उधर भगा दो, कुछ भी कर दो, इसको इधर भगाना चाहो तो या उसको भगाना चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, इस चीज को इधर भगा दिया और इस वाले चीज कांस्टेंट को इधर भगा दिया, क्योंकि माइनस c1 भी है तो कोई कांस्टेंट ही है, तो क्या फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे लिखा मैंने एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस वाई स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू माइनस c1। 2 मुझे नहीं चाहिए, 2 को एलसीएम लेकर के मैंने राइट हैंड साइड में फेंक दिया, कोई तो कांस्टेंट मिलेगा ना। तो इस माइनस 2c1 को कोई कांस्टेंट a मान लिया, सो सम कांस्टेंट इज इक्वल टू सम फंक्शन। तो जो फंक्शन मिलता है उसी को हम लोग u बोलते हैं या फिर उसको फाई बोलते हैं। तो यहाँ पे हम u लेके चल रहे हैं तो u आप समझिए, तो u क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर हो गया, एक पार्ट हो गया। अगला पार्ट क्या है, अगला पार्ट आपको दिख रहा है कि आप इसको और इसको ले रहे हो, ठीक है, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आप थोड़ा गौर फरमाइए, क्या हम इसको और इसको लेकर के सॉल्व कर सकते हैं क्या?
नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप ये और ये वाला पेयर अगर उठाते हो, चलो उठा के दिखाते हैं। अगर इस दोनों पेयर को आप उठाते हो तो आपके पास आएगा dx डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर और इज इक्वल टू dz डिवाइडेड बाय x इंटू जेड माइनस 2y। कैसे कर रहे हो इंटीग्रेट हुआ? x भी है, z भी है, y भी है, तो सेपरेट नहीं हो सकता। अगर सिर्फ दो वेरिएबल्स रहते तो हम एक साथ इधर उधर कर सकते थे, लेकिन इसमें आप इसको सेपरेबल करके इसको सॉल्व तो नहीं कर सकते हो, तो दिस इज नॉट इंटीग्रेबल। तो आप क्या लिखोगे? दिस इज नॉट इंटीग्रेबल। तो ये इंटीग्रेबल नहीं है। तो यहां पे कौन सा केस का प्रॉब्लम हुआ? ये सेकेंड केस का, जिसमें आपके सिर्फ दो पेयर्स आपके इंटीग्रेबल होंगे। पहला ये और ये वाला पेयर, और दूसरा ये वाला और ये वाला पेयर। समझ में आया? ठीक है। और इससे पहले वाला प्रॉब्लम क्या था? इसमें तीन पेयर्स आपके इंटीग्रेबल थे। दिखा देते हैं। जैसे ये ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाया तो यहां पे ये और ये वाला तो उठाया था, इसको और इसको आप उठा सकते हो, इसको और इसको भी आप उठा सकते हो, और क्या कर सकते हो? इसको और इसको भी आप उठा सकते हो। चलो इस वाले पेयर को यहां पे देखो क्या किया हुआ है, dx डिवाइडेड बाय ये इक्वल टू dy, ये पेयर लिया हुआ है इस दोनों का। फिर dx और dz वाला पेयर लिया हुआ है। और इस वाले में देखते हैं कि यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको आप नहीं, यहाँ पे भी वही चीज कर सकते हो कि इसको भी आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो यहाँ पे, क्योंकि x रह गया, z हो गया, y हो गया, तो ये चीज नहीं हो सकता। x अगर नहीं होता तब हम ये दोनों पेयर उठा ही सकते थे। ठीक है, तो ये भी केस 2 का ही प्रॉब्लम है। और केस 1 का प्रॉब्लम तो हम लोग बहुत बार कर चुके हैं, उसमें आपको बस 2 ही पेयर चाहिए, 3 अगर होंगे भी तो एक अननेसेसरी वेस्ट हो जाएगा, आपको तो बस 2 से ही मतलब है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। xp माइनस वाई क्यू इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे p के साथ में कुछ लिखा, q के साथ में कुछ लिखा और RHS में लिखा। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है इसका? dx डिवाइडेड बाय जो p के साथ में है, dy डिवाइडेड बाय जो q के साथ में है, और r डिवाइडेड dz डिवाइडेड बाय जो RHS में है। ये कर दिया। अब इस दोनों का पेयर उठाया, क्योंकि हमको दिख रहा है कि इसको और इसको अगर हम उठाते हैं तो हमारा काम चल सकता है, इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो मैंने इंटीग्रेट कर दिया सिंपल, dx डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू dy डिवाइडेड बाय माइनस वाई। दोनों साइड इंटीग्रेट करोगे तो ये हो जाएगा ln x, ये हो जाएगा माइनस ln y, और ये हो जाएगा ln c। ठीक, ln x प्लस ln y इज इक्वल टू ln c लिख सकते हैं हम। इसको इधर लेकर के आओगे तो ln xy इज इक्वल टू ln c, लॉग लॉग भगा दो, xy इज इक्वल टू c, कॉन्स्टेंट आपको क्या आ गया? u इज इक्वल टू xy आ गया। बट आपको तो बस एक ही पेयर मिला। अब थोड़ा गौर फरमाओ तो, अगर हम लेते हैं इसको और इसको, इस दोनों को ले लिए क्योंकि हमको x और y दिख रहा है तो इंटीग्रेबल है। इस दोनों को पेयर अगर हम लेते हैं तो क्या हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं क्या? dy डिवाइडेड बाय माइनस वाई इज इक्वल टू dz डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हम इक्वेट कर दिए, लेकिन ना तो खुद कट छट रहा है, कैंसिल भी नहीं हो रहा। कैसे करोगे इंटीग्रेट? पॉसिबल नहीं है, इसको इंटीग्रेट करना पॉसिबल नहीं है। सो आप क्या लिख सकते हो? दिस इज नॉट इंटीग्रेबल, नॉट इंटीग्रेबल, ये इंटीग्रेबल नहीं है। ठीक है, ये पेयर तो फेल हो गया। अब क्या करते हैं, इसको और इसको उठाते हैं। तो जब आप इसको उठाओगे तो क्या मिलेगा? dx डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू dz डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या ये पॉसिबल है? अरे ये भी तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी x है, y है, z है, खिचड़ी बन गया। ये भी नॉट इंटीग्रेबल हो गया, ये भी नॉट इंटीग्रेबल हो गया। अब क्या करना है? सॉल्यूशन तो आपको दो फंक्शंस चाहिए थे, u भी चाहिए था, v भी चाहिए था। आपको u मिल चुका है, क्या आप नहीं निकालोगे? हाँ निकालेंगे, उसका तरीका है, उसी को तो बोलते हैं मेथड ऑफ मल्टीप्लायर। यहाँ पे कौन सा केस है? थर्ड केस है, जिसमें आपका सिर्फ एक ही पेयर आपका इंटीग्रेबल है और बाकी सारे पेयर्स इंटीग्रेबल नहीं है। जब आपके कोई भी पेयर एक को छोड़ करके इंटीग्रेबल नहीं है, तब आप एक एक्स्ट्रा रेशियो डेवलप करते हो, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लैग्रांजेस वाला रेशियो। ठीक है ना, तो उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। अब क्या करेंगे हम लोग? उसको इंटीग्रेबल बनाने का कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ लैग्रांजेस मेथड। तो उसके बाद वाला देखते हैं किधर है। उसके बाद वाला शायद
लिखा कि नहीं लिखा, लेट मी सी। चलिए, इसका सॉल्यूशन आपको अगले स्लाइड में मिलेगा। यहाँ तक समझ में आ गया? मैंने लिख के रखा है उसको। ठीक है, अब हम लोग लैग्रेंजेस मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। कौन सा था ये? केस नंबर 3, मतलब वन पेयर इंटीग्रेबल है, उसमें से देन पिक दैट वन एंड अप्लाई मेथड ऑफ मल्टीप्लायर वंस टू फाइंड द न्यू रेशियो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो यहां से आपका मेथड ऑफ मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट शुरू होता है। वही क्वेश्चन को कंटिन्यू कर रहे हैं। एक पार्ट आपको मिल गया एक्स वाई, यू इज इक्वल टू एक्स वाई। ठीक है, अगला पार्ट के लिए आपको कॉन्सेप्ट चाहिए, इसको पहले आप अच्छे से नोट करिए। मेथड ऑफ मल्टीप्लायर क्या है? यूज टू हैव न्यू रेशियोज ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन। जाहिर सी बात है, आपको नया रेशियो यहां पे बनाना है। एंड यूज्ड इफ टू इंटीग्रेबल पेयर्स आर नॉट अवेलेबल फ्रॉम एग्जिस्टिंग ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ये वाला मेथड ऑफ मल्टीप्लायर हम लोग कहाँ लगाएंगे? वहीं लगाना है जहां आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही इंटीग्रेबल पेयर है। अगर मान लो आपको दो इंटीग्रेबल पेयर किसी तरह से मिल जा रहे हैं, तो फिर ये लगाने का क्या मतलब? कोई मतलब नहीं है। तो इसी को हम लोग कहाँ लगाना है, समझ में आ गया ना? ओके, इसमें पहला कॉन्सेप्ट देखिए, इसको आप नोट करिए, फिर इसका एग्जाम्पल समझते हैं। इसको नोट करो। कॉन्सेप्ट 1, द एग्जिस्टिंग ऑक्सिलरी इक्वेशन dx by p is equal to dy by q is equal to dz by r is multiplied with a set of multiplier set lmn to have new ratio। ये वाला चीज कल का या प्रीवियस वाले लेक्चर में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके एक नया रेशियो बनाते हैं ना, तो इसी पूरे सेट को क्या बोला जाता है? मल्टीप्लायर सेट बोला जाता है। ठीक है, टू हैव न्यू रेशियो क्या करना? एल को इससे मल्टीप्लाई, एम को इससे मल्टीप्लाई, एन को इससे मल्टीप्लाई, ऐड कर दो। एल को इससे मल्टीप्लाई, एम को इससे मल्टीप्लाई, एन को इससे मल्टीप्लाई, ऐड कर दो। एक नया रेशियो डेवलप हो गया। आप प्लीज ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ये वाला चीज। और याद क्या रखना है आपको? ये तो याद है ना, तो ये तो ऑटोमेटिकली आप बना सकते हो, डेवलप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आप समझे? बोले कि dx by p, dy by q और dz by r, इसमें बस वही कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो क्या था पता नहीं, वही चीज लगाना होता है ना। l को इसके साथ मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, m को इसके साथ मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, n को इसके साथ मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, ऊपर भी ऐड कर दीजिए, नीचे भी ऐड कर दीजिए, बन जाएगा ये रिफ्रेमवर्क। क्लियर है? अच्छी बात है। एग्जाम्पल देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल 1/2, इससे आपको समझ में आएगा। 1/2 इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो? 2/4। इसको आप 3/6 भी लिख सकते हो, है कि नहीं? तो ये 6/12, सपोज आपके पास ये 3 है, ये आपके पास नहीं है, आपके पास यहां से इससे समझो, जैसे आपके पास रेशियो दिया हुआ है 1/2 इज इक्वल टू 2/4, ठीक है, इज इक्वल टू 3/6। ये आपके पास 3 रेशियोज हैं। आपको इससे काम नहीं चल रहा, आपको एक और बनाना है। तो क्या करोगे? समथिंग इंटू ऊपर नीचे, समथिंग इंटू ऊपर नीचे, समथिंग इंटू ऊपर नीचे, ऊपर भी ऐड कर दीजिए, नीचे भी ऐड कर दीजिए। तो हम एक काम करते हैं ना, मैंने एल एम एन तीनों को 1 1 1 लेके रखा है। क्या लिया? एल को भी 1 ले लेते हैं, एम को भी 1 ले लेते हैं, एन को भी 1 ले लेते हैं। अब जरूरी नहीं कि हमेशा एल एम एन अलग हो सकता है सेम हो सकता है 2 सेम हो, एक अलग हो सकता है एक ही मतलब पहला और लास्ट आपका सेम हो, बीच वाला अलग हो सकता है कि पहला दूसरा सेम हो, तीसरा वाला अलग हो। तो कोई भी कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन हो सकता है, उसका कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पे हम L को 1 ले लेते हैं, L को 1 लिया, M को 1 लिया, N को 1 लिया। अगर ऐसी बात है तो इसमें मेरा जो लैग्रेंजेस मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स है वो कॉन्सेप्ट क्या बोलेगा कि L इंटू 1 प्लस M इंटू 2 ये करना है ना,
प्लस n इंटू 3, ये ऊपर करना है, साथ ही साथ हमको नीचे भी करना है। तो हम क्या लिखेंगे, l इंटू 2 प्लस 4 इंटू 2, सॉरी यहाँ पे लिखा आएगा l इंटू 2 प्लस m इंटू 4, यहाँ पे नहीं है, l इंटू 2 प्लस m इंटू 4 प्लस n इंटू 6, बुझली? ठीक है, l और m और n का वैल्यू आपका 1 1 1 है, तो क्या करना चाहिए, 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 6। अच्छी बात है, 1 प्लस 2 प्लस 3 हो गया, और यहाँ पे 2 प्लस 4 प्लस 6 हो गया। 3 2 5 1 6, 6 4 10 2 12, 6/12 आ गया आपका अलग सा रेशियो। अच्छी बात है। आपको एक और रेशियो चाहिए तो आप क्या करोगे, मान लो फिर से LMN कुछ इसको मल्टीप्लाई ऐड वाइड करते एक और रेशियो डेवलप कर दो। इसी को बोल जाता है मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स। चैलेंज यही है, थोड़ा सा ट्रिकी है और थोड़ा सा भी होता है ना कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लगेगा स्टार्टिंग में जब आप इसको सॉल्व करोगे, लेकिन एज अ टाइम पासेस बाय, जैसे आप बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे तो एट द बैक ऑफ द माइंड आपको इंट्यूटिवली पता चलने लगेगा कि अच्छा इस क्वेश्चन में ये लेना है, इस क्वेश्चन में ये लेना है। ठीक है, गिने चुने ही, ज़्यादा वेराइटीज इसमें तो नहीं है। आप मैक्सिमम बहुत सारे क्वेश्चंस करोगे, आपको हार्डली 7 या 8 टाइप्स कॉम्बिनेशंस मिलेगा LMN को लेने का, कि L को X ले लेते हैं, M को Y² ले लेते हैं, N को 0 ले लेते हैं। इस तरह का आपको कुछ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का सेट आपको मिल जाएगा जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस, अच्छे क्वालिटी क्वेश्चंस को आप सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस करोगे। इसमें और आपकी कोई और मदद नहीं की जा सकती कि क्या रूल है उसका, नहीं, वैसा कुछ नहीं है। तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि L M N की वैल्यूज क्या होंगी, वो आपको प्रैक्टिस से ही पता करना है। नोट क्या करना है कि आपको LMN ऐसे चुनने हैं सच दैट LP प्लस MQ प्लस NR इज इक्वल टू 0। प्रेफरेबली बोला है, जरूरी नहीं कि हमेशा हो, प्रेफरेबली अगर हो तो अच्छी बात है, तो आपका इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा। आप ऐसा चुनो कि आपका जो LP MQ NR ये कैपिटल है, ध्यान रहे। LP प्लस MQ प्लस NR जो हो वो 0 हो जाए, प्रेफरेबली, जरूरी नहीं कि हमेशा हो, सो दैट इंटीग्रेशन बिकम्स इजी देयर आफ्टर। क्योंकि ये अगर 0 करके अगर आप प्रोसीड करते हो तो आपका इंटीग्रेशन आसान हो जाता है। ठीक है, देखो कैसे, वही वाला प्रॉब्लम उठाया हमने, उठाया था ये वाला प्रॉब्लम जिसमें पहला वाला पेयर को तो इंटीग्रेशन हो जा रहा था और बाकी कोई पेयर हमको मिल ही नहीं रहा था जिसका हम इंटीग्रेशन कर सकें। तो यहाँ पे हमको LMN ऐसा चुनना पड़ेगा जिससे हमारा इंटीग्रेशन थोड़ा सा आसान हो जाए, थोड़ा क्या बहुत ही आसान हो जाए। उसको करने के लिए क्या करना चाहिए हमको, ठीक है चलो यहाँ पे LX प्लस MY प्लस N, ये टर्म जो है ना ये हमको 0 मांगता, ये 0 चाहिए हमको। तो ये 0 कैसे होगा, जब हम L को X लेंगे, M को Y लेंगे और N को 1 लेंगे। अब सवाल उठता है कि सर आपने ये कैसे लिख दिया कि L इज इक्वल टू, बिना सॉल्व किए, बिना जांचे पहचाने, या आपने कैसे लिख दिया कि ये L को X ही लेना है या M को Y ही लेना है या N को 1 लेना है। तो बाबू उसका एक ट्रिक है, देखो जब आपको नहीं पता ना कि LMN क्या लेना है तो सबसे पहले क्या करो, डिनोमिनेटर को गौर से देखो और इसको लिखो कुछ इस तरह से, L टाइम्स X लिखते हैं प्लस M टाइम्स Y लिखते हैं और N टाइम्स Y² माइनस X² लिखते हैं। इस तरह से लिख दिया करो। लिखने के बाद फिर थोड़ा सा सोचो कि यहाँ तो हमको माइनस X² दिख रहा है, तो चतुराई ये है कि इसको कैंसिल कैसे किया जाए। यहाँ पे भी हम किसी तरह से हम X² को बराबर कर दें माइनस X² के, तो काम बन सकता है कि नहीं। तो इसको क्या दिख रहा है, इसको थोड़ा ब्रेक करके देखो, थोड़ा सोचो। LX है ना, MY है, यहाँ पे इसको NY² लिख सकते हैं और माइनस NX² लिख सकते हैं। तो तुम ही सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो तुमको लगेगा कि यहाँ पे L को अगर हम X ले लेते हैं तो हमारा X² तो बन जा रहा है, यहाँ पे हमको माइनस X² चाहिए सिर्फ,
तो यहाँ से हम n को 1 ले लेते हैं ना, क्या फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ से तो हमको पता ही चल गया, ठीक है चलो l को हम x ले लेते हैं और n जो है इसको हम 1 ले लेते हैं। मेरा काम तो हो गया, क्योंकि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म हो जाएगा कैंसिल। मकसद यही है इंटीग्रेशन को आसान कराने का। m को फिर भी आपको दिख रहा है कि m और n क्या लेना चाहिए। जब आपने n को 1 ले लिया है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे तो y स्क्वायर होगा ही। जब आपने ये y स्क्वायर लिया है तो यहाँ पे m को क्या लो जिससे आपका ये वाला काम हो जाए। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, m को ये वाला देखिए, दिस स्क्वायर m इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस था आई गेस, लेट मी सी, चेक करिए, राइट माइनस था, यहाँ पे माइनस मिसिंग है, ये माइनस मिसिंग है। माइनस है, ठीक है। तो हमको m को क्या लेना चाहिए जिससे ये मेरा कैंसिल हो जाए। अब देखो n का वैल्यू तो हम 1 ले चुके हैं तो y स्क्वायर है। m का वैल्यू अगर हम 1 ले लेते हैं, सॉरी y ले लेते हैं, तो यहाँ पे माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कट सकता है। तो l हो गया x, m हो जाएगा, हम y ले लेते हैं, बस हो गया ना। इसी तरह से आपको इंट्यूटिवली पता करना है कि आप l m n क्या लोगे ऐसा जिससे आपका ये जो है l, ये जो है आपका क्या था, दिस l इंटू दिस प्लस m इंटू दिस प्लस ये इंटू दिस 0 बन जाए। प्रेफरेबली 0 बोला है, जरूरी नहीं कि हमेशा आपको 0 ही मिले, लेकिन अगर 0 हो जाता है तो अच्छा होगा, आप सौभाग्यशाली होंगे कि आपका इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा। ठीक है, तो बस मिल गया है हमको, तो कर दीजिए आपको। जब आपको पता चल ही चुका है कि करना क्या है, तब रेशियो क्या बन जाएगा, आप जानते हो कि दिस इंटू दिस वही करके होता है ना। तो यहाँ पे आपको यही चीज़ करना है ना, तो ये करना होता है ना, l इंटू डी एक्स प्लस एम इंटू डी वाई प्लस एन डी जेड इज इक्वल टू 0। l का वैल्यू आपने 1x लिया है, m का वैल्यू आपने y लिया है और n का वैल्यू आपने 1 लिया है। इंटीग्रेट कर दीजिए सब, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2, y स्क्वायर बाय 2, इसका हो जाएगा z, यहाँ पे z है। तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा z इज इक्वल टू c। उसी तरह से यहाँ पे कुछ एलसीएम तेलसीएम लेकर के कांस्टेंट को उधर भगा करके आपको जो फंक्शन मिला है वो मिला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2z। तो फाइनली क्या लिख सकते हो, एफ ऑफ एक्स वाई, तो ये u मिल गया, ये क्या मिला, ये हमको v मिला है, और आपको u क्या मिला था, u मिला था, एक्स वाई मिला था। तो सॉल्यूशन आपका क्या होता है, एफ ऑफ यू वी कॉमा 0, ये होता है ना रे, एफ ऑफ u कॉमा वी इज इक्वल टू 0। तो बस u के जगह पे ये पुट करो, v के जगह पे ये पुट करो, हो गया इसका आंसर। तो ये हो गया है आपका आंसर, इसी को बोला जाता है सॉल्यूशन। क्लियर हो गया। अगला सवाल देखो, अगला सवाल में बोला है कि y प्लस जेड पी माइनस जेड प्लस एक्स क्यू इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। इसका आप सॉल्यूशन पहले अच्छे से ताड़ लो, देखो क्या कर रहे हैं इसमें, क्या है, क्या इसमें, इस क्वेश्चन में है क्या। हम लोग कॉन्सेप्ट ऑलरेडी सीख चुके हैं। क्वेश्चन बोला है y प्लस जेड इंटू पी माइनस जेड प्लस एक्स इंटू क्यू इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। तो यहाँ से इसका एक्सुलरी इक्वेशन बनाओगे तो क्या मिलेगा, dx डिवाइडेड बाई जो p के साथ में रहता है उसको यहाँ डालते हैं, जो dy इज इक्वल टू जो q के साथ में रहता है उसको यहाँ डालते हैं, और जो dz डिवाइडेड बाई RHS में होता है उसको यहाँ डालते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे आपको x y z है, इसमें भी x y z है, इसमें भी x y z है, तो कोई सेंस ही नहीं बनता, कोई सेंस ही नहीं बन रहा। कैसे हम क्या करें ऐसा जिससे हमारा काम हो, नहीं हो रहा। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, लैग्रेंजेस मेथड ऑफ मल्टीप्लायर लगा करके एक और रेशियो हम बना दे रहे हैं। ठीक है, प्रेफरेबली हम यही कोशिश कर रहे हैं कि ये वाला टर्म मेरा 0 हो जाए। तो इसको करने के लिए आपको l को 1, m को 1, n को 1 लेना पड़ा, तो आपको ये पता चल गया। तो जाहिर सी बात है जब आप ये लोगे तो ये चीज़ मिलेगा। तो dx प्लस डी जेड इज इक्वल टू 0। अब दोनों साइड आप कर दीजिए इंटीग्रेट, तो x प्लस वाई जेड इज इक्वल टू a। फाइनल आपका जो फंक्शन पहला फंक्शन मिला है वो u इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड मिला है। ठीक है, तो ये रेशियो हो गया आपका एक रेशियो, क्योंकि इसमें से कोई भी इंटीग्रेबल नहीं है। तो आपको मल्टीप्लायर से ही आपको एक रेशियो बनाना पड़ेगा, मल्टीप्लायर से ही आपको दूसरा रेशियो बनाना पड़ेगा, यहाँ पर 2 बार लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे फिर क्या किए हम, एक बार दूसरा लगाने के लिए l को हम x ले लिए, m को y ले लिए, n को z ले लिए, और इसको टेस्ट करके देखते हैं। अच्छा ठीक है, करके देखते हैं हमारा 0 आ रहा है कि नहीं। हाँ 0 आ रहा है। जब 0 आ रहा है तो फिर से आप वही कर सकते हो ना,
एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड को भी जीरो होना ही पड़ेगा। तो वही चीज कंडीशन यहाँ पे पुट किया है मैंने। तो एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड इज इक्वल टू जीरो, और L के जगह पे आप x लिख सकते हो, M के जगह पे आप y लिख सकते हो, N के जगह पे आप z लिख सकते हो। इंटीग्रेट इज इक्वल टू जीरो कर सकते हो। जब आप इंटीग्रेट करोगे तो x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाय 2, z का इंटीग्रेशन z स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू c हो गया। ये सब एलसीएम तलसीएम लेकर के उधर फेंक दो, कुछ और कांस्टेंट b मिल गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू बी। आपको यही तो चाहिए था। ये क्या मिल गया? ये v फंक्शन मिल गया। तो आपके पास u था, u आपने निकाला x प्लस वाई प्लस जेड, आपने v निकाला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। बस फंक्शन आ चुका है आपके पास, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो ये हम लोगों ने सीखा मेथड ऑफ मल्टीप्लायर से। ठीक है, काफ़ी अच्छी तरह से आपको आई होप समझ में आ गया होगा। तो बस इतना ही था लैग्रेंजेस में, और कुछ भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। कॉन्सेप्ट्स मैंने काफ़ी अच्छे से बाइफर्केट करके बताया। पहला लेक्चर में हो सकता है कि थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रहा हो, तो इस लेक्चर से आपको कन्फ्यूजन सारी दूर हो जाएंगी। इसलिए मैंने सोचा कि वही चीज़ जो हम लोग प्रीवियस लेक्चर में सीखे वही चीज़ यहाँ पे भी सीखे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा वेरिएशन पॉइंट्स। आपको होप समझ में आ गया होगा। चैलेंज कहाँ था? चैलेंज आपको समझ में आया होगा कि एल, एम और एन की वैल्यूज़ कैसे हम पकड़ेंगे, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, वही है मेन चैलेंज इस पर्टिकुलर टॉपिक का, और कुछ भी नहीं। और अगर आपका पेयर्स इंटीग्रेबल है तो उसमें तो कुछ करना ही नहीं है, आप डायरेक्ट इंटीग्रेट पकड़ के इंटीग्रेट कर सके सॉल्यूशन निकाल सकते हो। समझ में आया? तो विद दिस वी हैव एंडेड अप सॉल्विंग योर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। अगले लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। उसमें भी काफ़ी आसान तरीके से हम लोग सीखें इन चीज़ों को। तब तक आप खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।